आज हम लोग जी इकोनॉमिक्स में वैसे पढ़ेंगे प्रोडक्शन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करके, वैसे हम लोग इकोनॉमिक्स से पहले कुछ कुछ सीखे थे। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। और अभी सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप अगले 40 मिनट क्लास करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के क्लासेस से जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता दें, आप लोग को हम बताए थे इकोनॉमिक सिस्टम बताए थे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी बताए थे, पक्का बताए? को भी देखो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम रूटीन दिखा देंगे। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था में कितनी समस्या होती है? 3 समस्या होती है, मेरे साथ बोलना। कितनी समस्या होती है? 3 समस्या। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इसको देखिए, चूंकि एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था में 3 समस्या, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला समस्या होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। और तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, याद हो गया? तो क्वेश्चन ही पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्याएं होती है, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या क्या है। तो तीनों देता है ऑप्शन में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल ऑफ दी अबव। क्या क्लियर? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की, जैसे कि आपके सामने जब आप घर से पढ़ने मैट्रिक पास किए होंगे तो सोचे होंगे व्हाट टू स्टडी, है ना। क्या पहले क्या पढ़े तो समस्या है, तो आपने सोचा कि हम आर्ट्स पढ़ें। बहुत मुश्किल से सोचा होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को समाज में, हमारी समाज में हीन दृष्टि से देखा जाते रहा है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत करके चुना, है ना। आई वजह में व्हाट टू स्टडी, तो आपने चुना हम पढ़ेंगे आर्ट्स। अब कैसे पढ़ें, तो आप खोजे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, खुद से पढ़े होंगे, तब सोचे होंगे नहीं कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हम कैसे पढ़ें। आप हम हाउ टू स्टडी, तो सोचेंगे चलते हैं भाई हम संस्था चलते हैं, अच्छे संस्था की तलाश में है ना, तब समझ होती है। और फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तब आपको सोचते फॉर हुम टू स्टडी, किस क्षेत्र के लिए हम पढ़ें, किस क्षेत्र में जाना है। तो जब आप यहाँ पे आए तो हम कहे यहाँ के बाद अभी और लंबा रास्ता तय करना है, अभी आपको अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना है, उसके लिए CUT करना है। आई बस में, तो उसी तरीके से एक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके साथ पैसा तो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या उत्पादन करें कि मार्केट में बिकेगा। अब उत्पादन करने का 2 तरीका, एक होता है हाथ से बनाना, एक होता है मशीन से बनाना।
तो जो हाथ से बनाता है ना, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं, जैसे देखो, एक तो है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो तुम्हारा बुक्स में है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे ये है रोटी, कंज्यूमर रोटी, चावल, दाल, टेबल, पेन, आपका ये कॉपी, ये कंज्यूमर गुड्स है। तो कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स वह गुड्स होता है जिसको आगे उत्पादन में लगाया जाए, जैसे बड़ा बड़ा मशीन है, नट है, बोल्ट है ना मैं। तो आप किस लायक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, है ना। तो पहले डिसाइड होता है कि किस तरह का, है ना, फिर क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, एक प्लान होता है जब कोई काम करने जाते हो तो। उसका तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, जब आप जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, आप देखते हैं वहाँ किस तरह का बाजार है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, उस हिसाब से आप पॉलिसी बनाते हैं। यहाँ के लोगों का इनकम क्या है, क्या हमारे द्वारा बनाए गए वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत महंगी होगी कोई दिक्कत, बहुत महंगी होगी तो हमारा सामान लोग नहीं खरीदेगा, है कि नहीं। तो देखते होगे एक ही सामान जो है, एक ही सामान का अगर आप फुटपाथ पे खरीदते हैं तो उसका दाम कुछ और होता है, मॉल में काफ़ी महंगी हो जाती है, सामान कोई खराब नहीं होता। भाई वैसे में जैसे वुडलैंड का जूता लेते हैं ना, तो अगर वुडलैंड का जूता अगर अपने लोकल दुकान में लीजिएगा तो 20% 10% डिस्काउंट मिल जाता है, शोरूम में नहीं मिलता। वो मन का फर्क है, लेकिन गरीब आदमी को तो विश्वास होता है, दुकानें में लेगा, शोरूम में जेबन करेगा। आई वैसे में अगर आप बड़े संस्था में पढ़ने जाएंगे तो लगेगा 1 लाख रुपया, क्लियर। जाते ही लोग हैं, है ना, लोग जाते हैं ना पढ़ने, लेकिन क्या हम जो बताएंगे वो जो बताएंगे कोई अंतर नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे वही, लेकिन मन का फर्क है। अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कंज्यूमर का मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, जहाँ उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वहाँ पर जाता है। तो देखते होंगे आप आटा खरीदते होंगे, 1 किलो का पैकेट से लेके 50 किलो का पैकेट तक आता है, आटा सब वही रहता है, कोई अंतर नहीं होता है, मन का फर्क है। पैक कर दिया, हवा भर दिया, 1 किलो आटा 2 किलो हवा, तो बड़ा देखने में लगेगा। कैसे चिप्स खाते हैं, 50 ग्राम चिप्स और 300 ग्राम हवा, है कि नहीं। अब लेकिन जो घर में माँ चिप्स बनाती है पूरा ताल कर सिझा कर, वो हाइजेनिक है, वो हानिकारक नहीं है, वो पैक्ड फूड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो छान के बेचे मार्केट में नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। अंकल चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए जिसमें जहर भरा हुआ है, लेकिन जो हम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वही छना हुआ खाते हैं, मस्त रहते हैं, क्लियर है। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की कितनी केंद्रीय समस्याएं, पहला बोलो, हाँ, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, याद हुआ, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये 3 समस्याएं होती है अर्थव्यवस्था में। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो याद हो गया ना। अब देखिए इस सेंट्रल प्रॉब्लम, तो लिख लेता, इसको हिंदी में लिख देते हैं, क्या उत्पादन करें, ब्रैकेट में लिख लेना अच्छा से, जगह नहीं है, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें।
हो गया नोट। चलिए अब देखो, पहले उसको टेक्निकल चीज में ये है ना, अभी और बताएंगे। जैसे देखो जो बुक्स में रहता है दिया हुआ कि व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो इतना अंग्रेजी समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? हाँ, मिला मिला के पढ़े थोड़ा अंग्रेजी भी सीख जाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो एक है इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, गुड्स कर दो, है ना। और दूसरा क्या होता है? कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या इसको बोलेंगे? बात नहीं करो, पूंजीगत वस्तुएं। पहले समझा देते उसके बाद बताएंगे। याद हो गया? अब इसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, नहीं बता रहे थे? देखो कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें ये बताए हैं। तो देखो एक होता है मैन्युअली काम करना, मतलब हाथ से, एक होता है मशीन से काम करना। तो जो मैन्युअली काम होता है ना उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या बोलेंगे बाबू? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसको हिंदी में कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, लिख लो। इसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, लिखो हिंदी में। व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं लिखे? लिखो। ठीक है, आ जाओ इसको लिखो। इसको हिंदी में लिख देते हैं। इसको बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक। इसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक।
हो गया। अब देखो इसको थोड़ा समझ लो। उत्पादन के लिए लेबर और कैपिटल दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से अगर कोई एक जीरो हो जाएगा, हमारे पास बहुत पूंजी है, लेबर की संख्या जीरो है, तो उत्पादन जीरो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर लेबर जीरो होगा उत्पादन जीरो, पूंजी जीरो हो गया, लेबर हो तो उत्पादन जीरो हो गया। लेकिन जब लेबर अधिक हो और पूंजी कम हो, लेबर अधिक हो और पूंजी कम हो, तो उसे कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक। क्या बोलते हैं? श्रम प्रधान तकनीक। और जब पूंजी अधिक हो और लेबर कम हो तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। आज हमारे के यहाँ जो बेरोजगारी है उसमें है कि हमारे के यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। हर काम के लिए मशीन लगाया जा रहा है, इसलिए बैंकों में नौकरी की संख्या कम गई। बड़े बड़े जो प्लांट्स होते थे, स्टील प्लांट होते थे, वहाँ पर सैकड़ों मजदूर काम करते थे, और उस सैकड़ों मजदूर का काम अकेले एक कंप्यूटर, अकेले एक रोबोट कर रहा है। तो भारत में जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है? संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? हाँ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमारे के यहाँ पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाने से लेबर का डिमांड कम गया है ना, और जो लेबर है उतना स्किल्ड नहीं है, इसलिए उसे काम नहीं मिल पाता है ना। तो श्रम प्रधान तकनीक के कारण हमारे के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। क्लियर है ना? तो देख रहे हैं कि आप समझ में आया। लेबर यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक की बात करें, तो श्रम प्रधान तकनीक में लेबर की बहुलता अधिक होती है, लेबर का उपयोग ज़्यादा होता है और पूंजी का उपयोग कम होता है। और पूंजी प्रधान तकनीक क्या होता है? पूंजी का उपयोग अधिक होता है, मशीन का उपयोग अधिक होता है, लेकिन जो है लेबर का उपयोग कम होता है। एनीवे, तीनों मिला के हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे बाबू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मैंने बताया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हम टू प्रोड्यूस। और इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को प्रोफेसर सैमुअल्सन, कौन? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने पीपीसी के द्वारा, पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, के द्वारा डिस्कस किए हैं, बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लिखो, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को पीपीसी, केंद्रीय समस्याओं को पीपीसी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा व्यक्त किए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि भाई पीपीसी स्टैंड फॉर, पीपीसी स्टैंड फॉर, उसमें दिया रहेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। टिक हो जाने से 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया। क्लियर? यही क्वेश्चन है, पीपीसी स्टैंड फॉर। अब दूसरी बात, हमने बताया था कि अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज किन्हें मिला था? रैगनर फ्रिज को मिला था, बताए थे। और दूसरा जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला किसको? प्रोफेसर सैमुअल्सन को। रैगनर फ्रिज को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में प्राइज मिला था, बताए थे। और इन्हें कब मिला? 1970 में मिला। हर साल नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ह्यूमैनिटीज में इसी पेपर में नोबेल प्राइज मिलता है।
और भारत में अभी तक 2 अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। एक है अमर्त्य सेन 1998 और एक 2018 में मिला। किन्हें? आपका जो है किन्हें मिला? अभिजीत बनर्जी। याद रखिए सब नाम। अभिजीत बनर्जी को, दोनों बंगाल के ही हैं और दोनों को नोबेल प्राइज मिला है अलग अलग क्षेत्रों में। एक को वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, एक पॉवर्टी के लिए नोबेल प्राइज आपको मिला। याद रहेगा। तो नोबेल प्राइज विनर 4 तो जान गए और थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। पहला किसे मिला? रैगनर फ्रिश। दूसरा किसे मिला? सैमुअल्सन। और सैमुअल्सन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। क्लियर है? तभी आपने सीखा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। अब आप पीपीसी का फुल फॉर्म सीख गए हैं। अब हम लोग देखेंगे पीपीसी होता क्या है। चलो लिखते हैं। पीपीसी मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम, नहीं सॉरी, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, लिखिए। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, कॉमा दे दो, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के, जो दो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है, दो वस्तुओं एवं सेवाओं के उन सभी संयोगों को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बताएंगे, प्रकट करती है, जिनका अधिकतम उत्पादन, जिनका अधिकतम उत्पादन, जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के, एक अर्थव्यवस्था के, एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा, दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा, तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। ऐसे तो देखो सैमुअल्सन ने कहा। अब देखो बेसिकली छूटेगा किसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हम बताएंगे अभी। एक पहला एक तरह से टॉपिक है जो पढ़िएगा। बेसिकली जो हमारा पीपीसी मॉडल है, तो जब भी कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसका कुछ एजम्पशंस होता है कि हमारा नियम ऐसे होगा तब लागू होगा। जैसे हम कहते हैं हम आपको ह्यूमैनिटीज में हम पूरा व्याख्याता बना देंगे, पूरा स्कॉलर बना देंगे, लेकिन कब? जब क्लास में रहिएगा तब। एजम्पशन हमारा है। तो पीपीसी जो मॉडल है ना, वो 2 गुड्स पर आधारित है। मतलब गुड्स बहुत होता है, लेकिन गुड्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तब मैं एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ से। एक तरफ एक्स लेंगे, एक तरफ वाई लेंगे, 2 गुड्स को लेंगे। तो लिखो आगे, उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, यानी कि पीपीसी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन, फॉलोइंग एजम्पशन, अंग्रेजी भी लिख लो। उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।
पहला लिखो, या दो वस्तुओं की मॉडल पर आधारित है, या दो वस्तुओं के मॉडल पर है, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होगा, दो वस्तु होगा। ठीक है। दूसरा लिखो, तकनीक स्थिर है, मतलब उत्पादन के दरमियान तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तकनीक स्थिर है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट लिखो, उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग एवं कुशल उपयोग, उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग एवं कुशल उपयोग, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, है ना, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। ठीक है। देखो, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा मतलब उसको बीच में चेंज नहीं होगा। ठीक है, एजम्पशन है, मगर अगर ऐसा होगा तभी हमारा मॉडल क्या होगा, सही होगा। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं, देखो एक इमेजिनरी टेबल है, समझाने के लिए जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये टेबल है ना। अब इसमें इस तरीके से एक तरफ नाम है वस्तु का, एक तरफ दूसरा है, एक तरफ तीसरा है, बताएंगे। ऐसे इसको बोलते हैं बाबू प्रोडक्शन, लिख लो, दिख रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, उत्पादन संभावना तालिका, हिंदी में उत्पादन संभावना तालिका। यहाँ पे 4 वस्तु हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। यहाँ ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। ठीक है, क्या है, वस्तुएं हैं। और जो उत्पादन हो रही है ना, एक तरफ ऐसे मान लो एक्स, एक तरफ मान लो वाई। एक्स के तरफ मान लो गेहूं, क्या मान लोगे, गेहूं, है ना। और दूसरा तरफ मान लो, एक तरफ गेहूं है और दूसरा तरफ कपड़ा है, मान लिया। खाना भी जरूरी है और कपड़ा भी जरूरी है, और साधन सीमित है। अगर कपड़ा ज़्यादा अच्छा पहनेंगे तो खाना कम करना पड़ेगा, और खाना पेट में चाहिए तो कपड़ा कम करना पड़ेगा। अब आप क्या देखते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज सीमित है, ये पहले पढ़ाए थे। तो रिसोर्सेज सीमित है, आपके सामने समस्या होती नहीं है, हम अच्छा खाना खाएगा अच्छा कपड़ा पहने। तो फिर आप क्या देखते हैं कि पहले खाना जरूरी है कि पहले अच्छा कपड़ा जरूरी है, पहले खाना जरूरी है ना। तो खाना खाएंगे और इनकम वही है, हमारा स्थिर इनकम है, तो कपड़े का डिमांड घटेगा। कोविड में ऐसा ही हुआ था ना, क्लियर, क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही थी। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा ही होता है, सबके साथ, आपके साथ भी होता है कि संसाधन सीमित है। तो संसाधन सीमित के कारण आपके सामने क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि चयन की समस्या। वाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारा सीमित है, संसाधन हमारा सीमित है, आवश्यकता हमारा बहुत अधिक है, इसलिए उसी में से चुनते कौन अच्छा है कौन खराब है। ठीक है, तो देखो
ये टेबल ऐसे कर दिए। अब इसमें से जो दिया हुआ, जैसे है दिया हुआ 0 2 4 6, क्या दिया हुआ है 0 2 4 6, यहाँ दिया हुआ है 12 10 6 0। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ये 0 है तब हमारा 12 है, लेकिन जब हम x यानी गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो कपड़े का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। अगर और गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे या कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो गेहूं क्या कर, चूंकि हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर गेहूं का उत्पादन और करेंगे तो कपड़ा का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि x को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे y को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारा सीमित है। जैसे आप होटल में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, आपके पास 100 ही रुपया है, और कोई चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो दूसरा कम करना पड़ेगा ना, है ना। देखो तो पूरे, अब रोटी सब्जी खाओगे या दाल सब्जी खाओगे, वहाँ रहता ऑप्शन, तो कहेंगे सर दाल सब्जी खाएंगे, अब जो भी है, तो सब कुछ वही रहता है, चावल और रोटी का अंतर होता है ना। तो कहते हैं नहीं, दो चावल थोड़ा सा रोटी, ऐसे भी कहते हैं, करते हैं ना। तो यदि कहते हैं हमको 2 रोटी भी चाहिए तो चावल थोड़ा हटा देता है, या 2 रोटी खाता खाता थोड़ा चावल खाएंगे 2 रोटी कम कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका रिसोर्सेज सीमित है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है। कोई आपसे पूछे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारा सीमित है। अब ये जो बनेगा ना, देखो इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। नहीं समझे, ये सेट बन गया, पहला सेट 0x का और 12y का, दूसरा सेट क्या है 2x का और 10y का, तीसरा है 4x का और 6y का, फिर 6x है और आपका 0y का। ये क्या है, सेट, क्या है, सेट है। और इसी को डायग्राम पर बना देंगे ना, पहले रुको, पहले आराम से समझो, इसी को डायग्राम पर हम बना देंगे तो ही क्या हो जाएगा आपका, वही आपका हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे x है तो x मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा y है, तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है ना जी। तो देखो 0 2 4 6 है ना, 6 तक है, यहाँ लेते हैं 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 2 4 6। अब आइए, पहला क्या है 0x और 12, यानी कि ये जो है ना क्या, ये सब x है, ये सब x है, ये सब क्या है, ये सब y है, ठीक है ना, समझ गए। ये सब क्या है, y है। देखो 0 और 12, तो 0 यहाँ है और 12 यहाँ है, तो यहाँ पर एक ऐसे कर दो, बन गया ना। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0x और 12y, 12y हो गया। और दूसरा है 2 और 10 का कॉम्बिनेशन, तो देखो इधर से 2 इधर से 10, तो यहाँ मिला दो, और एक यहाँ पर थोड़ा सा हो गया। फिर क्या देख रहे हैं 4 और 6, 4 इधर है 6 इधर है, ग्राफ तो अच्छा से बनेगा, और एक यहाँ से मिला दो, मिल गया। फिर क्या देख रहे हैं 6 और 0, तो 6 यहाँ है और 0 यहाँ है, एक यहाँ बन गया, है ना। यानी कि ये तुम्हारा 6 और 0 है, 6x और 0y है। यहाँ पे क्या बन गया 4x और 6y, 4x और 6y, यहाँ क्या है 2x और 10y, 2x और 10y। और इसको जो है ना, जैसे दुपट्टा उड़ते हैं, है ना जी, दुपट्टा उड़ते हैं ना, तो दुपट्टा नहीं उड़ते हैं, ऐसे दुपट्टा उड़ा दीजिए, बन गया। और इसका नाम दे दीजिए, ये तुम्हारा नाम है A
ये बी, ये सी और ये डी, ये जो बन के आया यही तुम्हारा हो गया क्या, यही हो गया पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आया समझ में, ग्राफ में आया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिफिकल्ट था। और जो कर्व है ना, कर्व का एक और नाम होता है फ्रंटियर, इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ये बाउंड्री है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। यही हमारा प्रोडक्शन एरिया, हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? यस और नो?